पेश है कहानी लाल इश्क का चौथा हिस्सा। महेश सोचने लगा कि आखिर इन सब कत्लों के पीछे क्या राज है। आखिर कौन है जो इतनी बेरहमी से सबको मार रहा है। कौन हो सकता है इन सब का कातिल। वो इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था, मगर उसे ये ना मालूम था कि असली कातिल आराम से घर में बैठी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। शाम हुई और कबीर घर वापस आया। वहाँ से वो कासिम से मिलने चला गया। कासिम के चाचा चाची की बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। जब जांच पूरी हुई तो उनकी बॉडी को वापस करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इतने कत्ल होने के कारण उस इलाके में दहशत सी फैल गई थी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। कोई कहता कि इलाके में कोई जिन आ गया है, तो कोई कहता कि कोई खतरनाक भूत आ गया है। कोई कहता कि ये किसी सनकी वैज्ञानिक का काम है जो किसी तरह इंसानों को मारकर उनका खून जमा कर रहा है। कोई कहता कि इलाके में कहीं से कोई खतरनाक जानवर आ गया है जो सभी को मार रहा है। लोग पुलिस और कानून पर सवाल उठाने लगे थे। अब उनके बस का कुछ नहीं है। अखबार की सुर्खियों में भी इन्हीं कत्लों की चर्चा थी। इधर महेश अपनी तहकीकात में लगा हुआ था। जब फॉरेंसिक लैब से फ़ोन आया तो वो तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो गया। लैब पहुँचते ही उसने कहा, कहो डॉक्टर। पता चला? इस पर डॉक्टर मलिक ने कहा, कुछ खास नहीं। इनकी बॉडी में सिर्फ दांतों के निशान के अलावा और कुछ नहीं मिला है। बस एक चीज़ है जो अजीब है। महेश बोला, क्या है वो? डॉक्टर ने कहा, सभी बॉडी के घाव जहाँ हैं वहाँ हमें इंसानी लार मिली है। महेश ने चौंकते हुए कहा, इंसानी लार? ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर बोले, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, मगर ये सच है। उस लार में वही तत्व हैं जो इंसानों की लार में होते हैं। ये किसी जानवर से बहुत अलग हैं। ये सुनकर महेश थोड़ी देर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, तो आपका मतलब है कि ये सारे कत्ल किसी इंसान ने किए हैं? डॉक्टर कहने लगा, पता नहीं, क्योंकि इंसानी दांतों के निशान तो ये है नहीं, मगर इंसानी लार जरूर है। और इन सब के पीछे का क्या राज है ये कहना मुश्किल है। महेश कहने लगा, डॉक्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नकली दांत लगाकर इन सबको मार रहा हो? डॉक्टर कहने लगा, तो फिर कोई इंसान खून क्यों पिएगा? महेश ने कहा, डॉक्टर इस दुनिया में एक से बढ़कर एक सनकी लोग पड़े हुए हैं। मैंने ऐसे बहुत से सीरियल किलर देखे हैं जो इंसानी मांस के शौकीन थे। हो सकता है वैसा ही कोई सनकी कातिल हो जो इस कारनामे को सरअंजाम दे रहा हो। डॉक्टर ने महेश से कहा, मगर महेश, जिस तरह से बॉडियों के शरीर का खून चूसा गया है उस तरह से कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मैंने खुद उन बॉडियों को देखा है। उनमें एक भी बूंद खून नहीं बचा है। उन्हें देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि उनमें खून नाम की कोई चीज़ भी थी। महेश ने कहा, तो डॉक्टर आखिर क्या हो सकता है जो इस तरह से कत्ल कर रहा है? डॉक्टर ने कहा, ऐसे में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो क्या? वो ये कि ये काम कोई ऐसा जानवर कर रहा हो जिसके बारे में अभी भी किसी को पता ना हो। कोई नई अज्ञात किस्म का जानवर हो सकता है जिसके बारे में लोग जानते ही ना हो। महेश बोला, और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? दूसरी बात यह है जिसे बताते हुए मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और हमारे मुंह से ये बातें सुनकर शायद आपको अजीब लगे। महेश कहने लगा, डॉक्टर साहब आप हिचकिचाइए नहीं, बताइए। डॉक्टर ने कहा, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये काम किसी भूत प्रेत या शैतान का हो। महेश चौंक गया। बोला, अरे डॉक्टर, आजकल इन बातों पर कोई यकीन नहीं करता। ये सब सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं। असल ज़िंदगी में इनका कोई वजूद नहीं। डॉक्टर कहने लगा, हो सकता है तुम्हारी बात सच हो, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पारलौकिक शक्तियाँ हमारी ज़िंदगी में वजूद रखती हैं, और वो अच्छी बुरी दोनों होती हैं। कुछ में तो रूप बदलने की कला होती है, और ऐसे में उनके अंदर खुद की काबिलियत के साथ साथ इंसानी खासियत भी आ जाती है, जैसे प्यास लगना और बिना पानी के कई दिनों तक रहना, भूख लगना और भूख को कई दिनों तक कंट्रोल रखना। उनकी बात पर महेश कहने लगा, डॉक्टर मुझे लगता है कि आप कोई कहानी सुना रहे हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, मेरे मन में जो आया वो मैंने आपसे कहा। आगे अब आपकी मर्जी, तहकीकात कीजिए आप अपने तरीके से। महेश ने कहा, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू, मैं चलता हूँ। शहर में चौकसी बढ़ानी है ताकि
कोई अगली वारदात ना हो। ये कहकर महेश वहाँ से निकल आया और थाने पहुंचकर उसने पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी। शाम होते ही अब पुलिस हर चौराहे और चेक पोस्ट पर और सुनसान इलाकों में तैनात हो जाती थी। सबको हिदायतें दी गईं कि कोई भी रात को अकेले सफ़र करने से गुरेज करे और हो सके तो रात को सफ़र ना करे। किसी को भी अगर मजबूरन सफ़र करना पड़े तो वो पुलिस को शाम होने से पहले ही बता दे। अब रात होते ही इलाके में सन्नाटा छा जाता था। जहाँ जहाँ नज़र जाती वहाँ सिर्फ गश्त करते पुलिस वाले ही नज़र आते थे। इस तरह से 4 दिन का वक्त बीत गया। इस बीच कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन 5वीं रात को गुलफशा में फिर से खून पीने की तलब लगी। उसने आधी रात को अपनी आंखें खोली और आहिस्ता से बेड से उठकर खिड़की के पास आकर वो खड़ी हो गई। वो धुएं की शक्ल में हवा में तैरती हुए पूरे इलाके में चक्कर काटने लगी। उसे कोई भी इंसान नहीं दिखाई दिया। दहशत के मारे कोई भी रात को सुनसान इलाकों में नहीं जा रहा था। इधर उधर चक्कर काटते हुए जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने घरों में झांकना शुरू कर दिया। वो धुएं की शक्ल में कुछ घरों में जाती और अंदर जाकर अंदर का जायजा लेती। वापस आ जाती। उसे कोई अकेला इंसान या 2 इंसान नहीं दिखते। वो किसी ऐसे इंसान को तलाश कर रही थी जो अकेले हो या अपने किसी एक और साथी के साथ हो। गुलफशा चाहती तो वो एक से ज़्यादा लोगों को एक झटके में मार सकती थी, मगर कुछ सोचकर वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो हर दरवाजे पर जाती और लौट आती, मगर उसे कोई नहीं मिलता। एक घर में एक अकेला इंसान उसे मिला। गुलफशा उसके घर में दाखिल हुई। उस इंसान के पास जाकर खड़ी हुई। वो आदमी गहरी नींद में सो रहा था। गुलफशा ने तुरंत उसके गले में अपने दांत धंसा दिए और खून चूसने लगी। उसके ऐसा करते ही उस आदमी की आंखें खुल गईं। वो दर्द के मारे चीखने ही वाला था कि गुलफशा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया, जिससे वो तड़पता रहा और कुछ ही पल में उस इंसान की मौत हो गई। गुलफशा अपनी जगह से उठी और वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। उसने उस आदमी की लाश को उठाया और उसे छत पर ले गई। वहाँ से उसने उसकी बॉडी को तेज़ी से दूर फेंक दिया। उसकी बॉडी उसके घर से थोड़ी दूर पर एक सुनसान सड़क पर जाकर गिर गई। कुछ देर के बाद उस बॉडी को वहाँ पर गश्त करते हुए एक सिपाही ने देखा तो उसने सबको शोर मचाकर बुला लिया। कुछ ही देर में महेश भी वहाँ आ पहुँचा। उसे सिपाही ने बताया कि गश्त करते हुए उसे यह बॉडी वहाँ पर पड़ी मिली। महेश ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सिपाहियों के साथ सुनसान इलाकों में गश्त करने लगा, मगर इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इधर गुलफशा हवा में तैरते हुए अपने इलाके से थोड़ा सा दूर निकल गई। वहाँ भी वो हवा में इधर उधर चक्कर काटकर अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान को उसने देखा तो वो उसका पीछा करने लगी। थोड़ा सन्नाटा पाकर उसने चलती मोटरसाइकिल से ही उस नौजवान की गर्दन दबोच ली। मोटर बाइक लड़खड़ाकर दूर जाकर गिरी और गुलफशा ने हवा में ही उसके गले में अपने दांत गड़ाकर उसका सारा खून चूस लिया। फिर लाश को वहीं फेंक कर वो वापस अपने घर आ गई। यहाँ सब आराम से सो रहे थे। दूसरे दिन दोनों कत्लों के बारे में अखबार ने खबर छाप दी और इधर महेश को पता चला कि जो लाश उसको मिली थी उसे भी वैसे ही कत्ल किया गया है। महेश ने उसके बारे में सब कुछ पता लगाया और वो उसके घर जा पहुंचा। ये देखकर सब हैरान थे कि उसके घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। महेश ने मकान का चारों ओर से जायजा किया। फिर उसने बड़ी सी सीढ़ी मंगवाई और उस पर चढ़ते हुए वो उस मकान की छत पर पहुंच गया। उसके साथ उसका सिपाही भी ऊपर आ गया। महेश ने देखा कि ऊपर की सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अपनी बंदूक निकाली और चौकसी के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ कमरों में आया। उसने हर कमरे को अच्छे से तलाश किया। उसे वहाँ कोई सुराग नहीं मिला। उसने अंदर से दरवाज़ा खोलकर बाकी के कुछ खास आदमियों को अंदर बुला लिया और पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेने को कहा। महेश इसी सोच में डूबा था कि आखिर ये आदमी बाहर कैसे पहुंचा। ये अकेला रहता था, इसकी कोई बीवी बच्चा नहीं था
आखिर कत्ल करने वाला इसे यहीं छोड़कर क्यों नहीं भाग गया, या फिर ये बाहर गया क्यों? अगर ये बाहर गया तो दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद है? ऐसे में सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि ऊपर का दरवाज़ा खुला रह गया हो और कत्ल करने वाला ऊपर से आया होगा, उसने कत्ल किया होगा और चला गया होगा। फिर इसकी बॉडी वहाँ कैसे? आखिर ये क्या माजरा है? अगर किसी जानवर ने भी इसे कत्ल किया हो तो इसकी बॉडी को वहाँ कैसे ले जा सकता है? महेश अपने मन में इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि तभी उसके सिपाही ने कहा, सर कुछ मिला है। महेश ने तुरंत देखा। सिपाही बोला, यहाँ किसी औरत का बाल मिला है। महेश ने गौर से उस बाल को देखा, कहने लगा, ये क्या है? क्या ये रात को किसी औरत के साथ था? इस पर सिपाही कहने लगा, हो सकता है कि ये किसी को रात में लेकर आया हो, इसका इस कत्ल से कोई लेना देना ना हो। इस पर महेश ने कहा, कोई भी इंसान किसी को अपने बेडरूम में मिलने नहीं बुलाता। यहाँ माजरा कुछ और ही है। तुम पूरी तरह से जांच करके मुझे बाद में मिलो, तब तक मैं दूसरे काम भी निपटा लूँ। ये कहकर महेश वहाँ से पुलिस स्टेशन की ओर निकल गया। इधर सुबह के वक्त कबीर के घर में गुलफशा और उसकी बहन चाय पी रहे थे। कबीर भी वहाँ पर आकर बैठ गया और चाय पीने लगा। उसे उसके मम्मी पापा कहीं दिखाई नहीं दिए तो उसने अपनी बहन से कहा, माँ कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। उनकी बात पर वो बोली, माँ जी तो सुबह ही बाबा जी के पास चली गई थी, वो उन्हें बुलाने गई हैं। कबीर बोला, मगर क्यों? उसकी बहन ने कहा, ये जो इतने सारे कत्ल हुए हैं उस वजह से सब तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कोई भूत ये सब कर रहा है, कोई कह रहा है कि कोई जिन ये सब कर रहा है। इन सब बातों को सुनकर मम्मी जी तो बहुत डर गई हैं, इसलिए वो बाबा जी के पास गई हैं ताकि वो घर आकर घर की शुद्धि कर दें और अपने मंत्रों से घर को सुरक्षित कर दें। उसकी बात सुनते ही गुलफशा के माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आई। वो कहने लगी, मेरे हिसाब से तो बाबा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग लुटेरे होते हैं और वैसे भी भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। उसकी बात पर कबीर की बहन बोली, नहीं नहीं भाभी जी, बाबा जी को मेरी माँ बहुत दिनों से जानती हैं। वो जब भी आते हैं तो हर समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन गुलफशा ने कहा, मगर मुझे इन सब पर यकीन नहीं। इस पर कबीर की बहन ने कहा, भाभी जी, क्या आप भूत पर यकीन नहीं करती? गुलफशा ने ना में सिर हिलाया तो कबीर की बहन ने फिर कहा, तो क्या आप भगवान पर भी यकीन नहीं करती? गुलफशा कहने लगी, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। अगर यकीन है तो सिर्फ आप लोगों पर। गुलफशा ने इस तरह से बात को ख़त्म करना चाहा, मगर तभी डोर बेल बज उठी। कबीर की बहन ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने मम्मी पापा को खड़ा पाया। वो बाबा जी के साथ आए थे। वो लोग अंदर दाखिल हुए तो बाबा जी को देखकर गुलफशा घबरा गई। अंदर आते ही बाबा जी ने चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाई और बोले, आप लोग एक जगह पर बैठ जाइए, मैं मंत्रों से आपके घर को सुरक्षित कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने अपना कमंडल हाथ में लिया और आंगन में एक जगह पर बैठ गए। आंख बंद करके वो मन ही मन कुछ दोहराने लगे। 20 मिनट के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ते हुए वे घर की दीवारों पर फूंकने लगे। ये देखकर गुलफशा की परेशानी में इजाफा हो गया। वो चुपके से अपने कमरे में चली गई और बेड में लेट गई। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, शरीर कांपने लगा और सांसें तेज हो गईं। बाबा जी दीवारों पर मंत्र फूंकते हुए ऊपर की ओर आने लगे तो गुलफशा की हालत और बिगड़ने लगी। वो किसी भी तरह से अपने राज को खोलना नहीं चाहती थी। बाबा जी अब मंत्र पढ़ते हुए ऊपर गुलफशा के कमरे की ओर आने लगे। गुलफशा की तकलीफ़ में शदीद इजाफा हो रहा था। अब बाबा जी गुलफशा के कमरे के दरवाजे पर थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा, गुलफशा ने खुद को गैबी हालत में कर दिया। अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा जी ने कमरे की दीवारों पर मंत्र पढ़कर फूंक मार दी, लेकिन अचानक वो ठिठक कर रुक गए।
उन्होंने कमरे के चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ाई। बड़ी हैरानी के साथ वो कमरे के एक एक कोने को निहारने लगे। उनको ऐसा करता देख उनके चेले ने उनसे कहा, क्या हुआ बाबा जी, आप इतना हैरान क्यों हैं? इस पर बाबा जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और मंत्र पढ़ते हुए बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने कहा, मैंने मंत्रों से घर की दीवारों को सुरक्षित कर दिया है। अब सिर्फ एक खास किस्म की पूजा करवानी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी। ये कहकर बाबा जी वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने उस घर की मिट्टी उठा ली और फिर चुपचाप पूरे घर से वो बाहर आ गए। बाहर उनके चेले ने उनसे पूछा, बाबा जी, आपने अंदर क्या महसूस किया? इस पर बाबा जी ने कहा, कबीर के माता पिता ने मुझे सिर्फ ये कहकर यहाँ पे बुलाया था कि मैं उनके घर को सुरक्षित कर दूँ, मगर मुझे उनके घर में एक बहुत ही अजीब किस्म की शक्ति का अनुभव हुआ है। चेले ने पूछा, कैसी शक्ति बाबा जी? इस पर बाबा जी ने कहा, वो मैं रात को पूजा करके पता लगा लूँगा। ये कहकर बाबा जी अपने स्थान पर चल दिए। इधर बाबा जी के जाने के बाद गुलफशा अपनी शक्ल में नबूदार हुई। मंत्रों के असर से उसे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। उसने किसी तरह अपनी तकलीफ को छुपाया और सबके सामने आकर खाने का इंतजाम करने लगी। कबीर ऑफिस चला गया और उसकी बहन कॉलेज। घर में सिर्फ कबीर के माता पिता और गुलफशा ही थी। दोपहर को गुलफशा सोने के बहाने अपने कमरे में आ गई। वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। गुलफशा ने सोचा कि इस तरह काम नहीं चलेगा, उसे किसी तरह से वहाँ से निकलकर मंत्रों के असर को कम करना होगा। गुलफशा दोपहर के समय धुएं की शक्ल में घर से बाहर निकली और हवाओं में तैरती हुई एक कब्रिस्तान में जा पहुंची। उसने एक कब्र चुनी और उसे बड़ी बारीकी से उसके सिर की तरफ के हिस्से से खोदने लगी। कुछ ही देर में उसने वो हिस्सा खोद दिया। उसे वहाँ कफन में लिपटी एक पुरानी लाश दिखाई दी। उसने कफन हटाया और उस लाश का सिर उसके धड़ से उखाड़ दिया। लाश बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसलिए वो लगभग गल ही चुकी थी। गुलफशा उसकी खोपड़ी लेकर वापस अपने कमरे में दाखिल हुई। उसने वहाँ खोपड़ी को फर्श पर रख दिया और मन ही मन कुछ पढ़ने लगी। एक अजीब सा मंजर वहाँ फिर देखने को मिला। उस खोपड़ी में धीरे धीरे कंपन शुरू हो गई और फिर उसमें आग लग गई। आग इतनी असरदार थी कि उसने मिनटों में ही खोपड़ी को राख में तब्दील कर दिया। गुलफशा ने उसकी राख बटोरी और बड़ी राजदारी से उसने इसे घर की दीवारों पर थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया और बाकी हिस्सा उसने घर के चारों ओर दायरे की शक्ल में खींच दिया। अब मंत्रों का असर कम पड़ गया था और गुलफशा को बेहतर लगने लगा। वो अब इत्मीनान से बैठी थी, मगर अचानक से वो उठकर चारों ओर देखने लगी। उसे लग रहा था कि कोई शय उसे देख रही है। ये एहसास उसे बहुत देर तक होता रहा। फिर वो बेड पर लेटकर आराम करने लगी। कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। गुलफशा बड़े इत्मीनान से नींद के आगोश में डूबी हुई थी, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि उसके कमरे में उसके अलावा एक और शय भी मौजूद थी, जो बड़ी देर से उसे टकटकी बांधे देख रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इस कहानी का अगला भाग हम जल्द आपके पास लेकर आएंगे। कहानी के बारे में अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।